जब हम ओशियानिया के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद ऑस्ट्रेलिया का वो विशाल सूखा रेगिस्तान, या फिर प्रशांत महासागर में बिखरे हुए वो हजारों ररे भरे द्वीप। सच तो ये है कि ओशियानिया ये दोनों ही है, एक ऐसा क्षेत्र जो अपने जबरदस्त विरोधाभासों के लिए जाना जाता है। तो चलिए इसी अनोखी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले आइए एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया एक विशाल महाद्वीपीय लंगर की तरह है और इसके चारों तरफ अनगिनत द्वीप फैले हुए हैं। ये विशालता ही ओशिनिया की सबसे बड़ी पहचान है, जिसने यहाँ के जीवन और भूगोल को एक बिल्कुल अनोखा आकार दिया है। अब चलिए जरा ऑस्ट्रेलिया पर फोकस करते हैं, जो अपने आप में ही विरोधाभासों का एक महाद्वीप है। यहाँ की जमीन जितनी बड़ी है उतनी ही हैरान करने वाली यहाँ की विविधता भी है। ऑस्ट्रेलिया की कहानी को समझने के लिए हमें उसकी रीढ़ की हड्डी से शुरू करना होगा, और वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये विशाल पहाड़ों की श्रृंखला महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर उत्तर से दक्षिण तक फैली है। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक तरह की दीवार है जो ऑस्ट्रेलिया को दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में बांट देती है। तो ये रेंज करती क्या है? ये एक क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करती है। मतलब एक तरफ है आबादी वाला हरा भरा तट और दूसरी तरफ है देश का विशाल सूखा इंटीरियर। और हाँ, यहीं से निकलती है ऑस्ट्रेलिया की लाइफलाइन मरे डार्लिंग नदी प्रणाली, जो इस उपजाऊ इलाके को सींचती है। और इसी नदी प्रणाली की वजह से रेंज के पूर्वी हिस्से में हमें मिलते हैं हरे भरे और उपजाऊ मैदान। ये ऑस्ट्रेलिया का कृषि का गढ़ है, कह सकते हैं, और इसकी पूरी समृद्धि पहाड़ों से आने वाले इसी पानी पर टिकी है। लेकिन जैसे ही हम इन पहाड़ों को पार करके पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया का विशाल सूखा दिल, एक ऐसी बंजर जमीन जो पूर्वी तट की हरियाली से एकदम अलग है। और ये इलाका छोटा मोटा नहीं है, हम बात कर रहे हैं कई बड़े बड़े रेगिस्तानों की। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ये लिस्ट हमें बताती है कि इस महाद्वीप का कितना बड़ा हिस्सा एकदम सूखा और वीरान है। लेकिन विरोधाभास सिर्फ सूखे और हरे का नहीं है, बल्कि ऊंचाई का भी है। एक तरफ तो हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पॉइंट, वो है माउंट कोसियुस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में मौजूद ये चोटी मानो ऑस्ट्रेलिया की छत हो। और फिर इस ऊंचाई से सीधे चलते हैं सबसे गहरी जगह पर, ऑस्ट्रेलिया के एक और एक्सट्रीम पॉइंट पर। ये है लेक आयर। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील ही नहीं, बल्कि इस महाद्वीप की सबसे नीची जगह भी है। तो सोचिए जरा, एक ही जमीन पर सबसे ऊंची चोटी और सबसे गहरा पॉइंट। यही तो है ऑस्ट्रेलिया के विरोधाभासों की खासियत। चलिए अब तस्मान सागर के पार चलते हैं और एक नजर डालते हैं न्यूजीलैंड पर। ये ऑस्ट्रेलिया का एकदम भौगोलिक उल्टा है, कह सकते हैं। इन दोनों जमीनों की कहानी बिल्कुल अलग है। जहां ऑस्ट्रेलिया बहुत पुराना, विशाल, सूखा और ज्यादातर समतल है, वहीं न्यूजीलैंड भूवैज्ञानिक तौर पर काफी नया, पानी से भरपूर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाला देश है। न्यूजीलैंड की पहचान ही है इसके सदर्न आल्प्स। ये शानदार पहाड़ों की श्रृंखला पूरे साउथ आइलैंड पर छाई हुई है, और इसी में है देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। न्यूजीलैंड में भूगोल सिर्फ जमीन और पहाड़ तक सीमित नहीं है। यहाँ इसका लोगों से एक बहुत गहरा रूहानी रिश्ता है। इसका सबसे कमाल का उदाहरण है वांगानुई नदी। इस नदी को कानूनी तौर पर एक जीवित इंसान का दर्जा दिया गया है। सोचिए, ये दिखाता है कि वहाँ के लोग अपनी जमीन को कितना सम्मान देते हैं। और भी बहुत कुछ है न्यूजीलैंड में। इसके नॉर्थ और साउथ आइलैंड को कुक स्ट्रेट अलग करता है। लेक ताउपो देश की सबसे बड़ी झील है, और व्हाइट आइलैंड जैसे एक्टिव ज्वालामुखी भी है, जो लगातार जमीन को नया आकार दे रहे हैं। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन हजारों द्वीपों को देखते हैं जो प्रशांत महासागर में मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े महासागर में फैले इन हजारों द्वीपों को हम समझें कैसे, इनको व्यवस्थित कैसे किया जाए? तो समझने में आसानी के लिए इन्हें 3 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है मेलेनेशिया, जिसका मतलब है काले द्वीप। इसमें पापुआ न्यू गिनी जैसे देश आते हैं। फिर है माइक्रोनेशिया, यानी छोटे द्वीप जैसे पलाओ। और आखिर में है पॉलिनेशिया, यानी बहुत सारे द्वीप जो हवाई से लेकर टोंगा तक एक बहुत बड़े त्रिकोण में फैला हुआ है। आखिर में इस पूरे क्षेत्र की कहानी पानी पर आकर रुकती है। महासागर, यही वो चीज है जो इस पूरी दुनिया को परिभाषित करती है, इसे एक साथ जोड़ती भी है और अलग भी करती है। ओशिनिया को सिर्फ जमीन के टुकड़ों के तौर पर देखना सही नहीं होगा। ये असल में एक समुद्री दुनिया है, एक ओशियानिक कॉन्टिनेंट है, जहां जिंदगी हमेशा से समुद्र के इर्द गिर्द घूमती रही है। यहाँ पानी जमीन से ज्यादा अहमियत रखता है।
तो आज की इस बदलती दुनिया में इस विशाल महासागरीय क्षेत्र का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस क्षेत्र के भूगोल जितना ही विशाल और गहरा है और सोचने पर मजबूर करता है।